नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो सत्र है, वो हम बात करेंगे फ्रीडम के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, जिसका कहीं ना कहीं एक तरीके से एक जो मूल स्वरूप है वो आत्मनिर्भरता में भी झलकता है। इस वर्ड को आप सेल्फ इंडिपेंडेंसी के रूप में भी देख सकते हैं, इंडिपेंडेंसी के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो शब्द लिखा गया है स्क्रीन पे, फ्रीडम, इसका बहुत बड़ा दायरा है और इस पे लगातार बातें चलती रहती हैं, लगातार केसेस होते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस इस पे चलते रहते हैं। तो इन सब चीजों पे आज हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ कुछ इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट इंडेक्स और भारत की रैंकिंग को भी देखेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा डीप नॉलेज वाला सेशन रहेगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भरा सेशन रहेगा, थोड़ी सी हम गहराई में उतरेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में इसकी रैंकिंग आई ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की। कौन पब्लिश करता है? तो अमेरिकन की एक थिंक टैंक है केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये दोनों जो हैं मिलकर इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। 162 देशों को ये लोग रैंक करते हैं। 76 इनके इंडिकेटर्स हैं इन पर्सनल वैल्यूज और यू कैन से इन पर्सनल फ्रीडम, सिविल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। पहले 3 पायदान पर रहे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग, जबकि जो सीरिया है, जो कि एक वॉर टाउन इलाका हो चुका है अभी, तो सीरिया को मिली है आखिरी रैंकिंग। ये इंडेक्स ये बता रहा है 2008 से 2018 तक, 2008 में ही शुरू हुआ थे, 2008 से 2018 तक इस इंडेक्स ने एक चीज बताई है कि जितने भी मोस्ट फ्री कंट्रीज है, मोस्ट फ्री कंट्रीज का मतलब जहां पे फ्रीडम बहुत ही ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, और जितने भी ऐसी कंट्रीज है जहां पर फ्रीडम जो है बहुत ही कम दी गई है, दैट इज नॉट लेस्ट, दैट इज लीस्ट। ये लिस्ट है। सो जितने भी जो लिस्ट फ्री कंट्रीज हैं उनमें लगातार इनके बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम पे एक पुश, एक फुल स्टॉप सा लगता चला जा रहा है। 2008 से भारत की रैंकिंग 111 है और भारत ने 6.43 का स्कोर किया है आउट ऑफ 10। पर्सनल फ्रीडम में भारत का स्कोर रहा 6.3, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत का स्कोर रहा 6.56। तो ये है भारत से रिलेटेड कुछ बातें। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 सितंबर में आया था, सितंबर 2020 में। इसमें भी भारत की जो रैंकिंग है वो थोड़ी खराब हुई है। पहले 79 रैंकिंग थी पिछले साल, इस साल हम 105 पे आ गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी पहले हम 140 पे थे, इस साल 142 पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स है, ये जो पैमाना है, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ फ्रीडम पे लगाम लग रही है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीडम होता क्या है। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम है क्या? तो बेसिक जो सबसे बड़ी जो डेफिनेशन आती है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इज कॉल्ड अ फ्रीडम। Means if an individual is not subject to external control or coercion is able to make independent decisions and act in an autonomous way। मतलब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने जो भी आप रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी भी एक्सटर्नल चीजों के कंट्रोल में नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसको कहा जाता है फ्रीडम। तो क्या सिर्फ ये ऐसा ही कह देने से हम बोलेंगे कि ये फ्रीडम हो गया? इसका तो लोग फिर गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ भी करने की आजादी है तो आप तो फिर कुछ भी गलत इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अगर कुछ भी आजादी दी जाए तो वहां तो क्योस मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इतने कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या सिर्फ इतना कह देना कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड एज फ्रीडम, क्या ये फ्रीडम की डेफिनेशन को पूरा करेगा? आंसर है नहीं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, जो दूसरा पैरामीटर इस पे देखा गया है कि फ्रीडम आल्सो मींस टू फ्रीली एक्सप्रेस themselves and develop their potential using their creativity and capabilities with minimal social constraints। ये भी आप ध्यान रखेगा, with minimal social constraints। आप कुछ भी फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को आप डेवलप कर सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको आप निखार सकते हैं। राष्ट्र, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं, अगर वो कहता है कि हम एक आज़ाद राष्ट्र हैं, फ्रीडम को हम वैल्यू करते हैं, फ्रीडम की हम इज्जत करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की आज़ादी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्रीडम के डेफिनेशन में आती हैं। अब इसको आप रिलेट कीजिए, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी यही बातें की गई। अटल टिंकरिंग लैब्स, वो भी यही बातें करता है।
डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज विद मिनिमल सोशल कंसर्न्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आई बात आपको समझ में? दैट इज नॉन एज फ्रीडम। अब इसका जो है, क्योंकि यहां पर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, अब व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए अभी किसान बिल पे चल रहा है जो मामला, किसान बिल पे क्या मामला चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच में चल रहा है। सरकार कह रही है कि ये बिल आपके फायदे के हैं, ये बिल्कुल सही साबित होंगे, आपके जीवन में ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, किसान रेल स्टार्ट किए गए हैं, राइट। अब किसानों का कहना है कि ये जिंदगी तबाह कर देंगे, ये कोई भी बहुत बड़े रिफॉर्म लेके नहीं आए हैं। इस तरीके से दोनों में वाद विवाद चल रहा है। तो फ्रीडम दोनों को है। अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे होती तो क्या किसानों को कुछ भी बोलने की आजादी दी जाती? नहीं दी जाती ना। वी आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बेसिक जो ये जो आपका जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये लगाएगा कौन, ये तय कौन करेगा कि ये कंस्ट्रेंट्स होंगे कैसे? क्योंकि अगर आपने कुछ भी इस कंस्ट्रेंट्स में अलाउ कर दिया, फिर तो सब क्योस मच जाएगा। मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? मान लीजिए इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को आपने बोल दिया कि यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग एनीथिंग यू वांट, तो वहां तो क्योस मच जाएगा। फिर उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी घुस जाएंगी, फिर सब कुछ मतलब तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इस पे भी कुछ लगाम लगानी चाहिए। तो इसके सोर्सेज कौन है? तो इसके सोर्सेज हैं गवर्नमेंट। अब क्या है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट तो अपने व्यू में तो वो तो सही बोलेगी। देखिए क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। ट्रुथ अपने आप नहीं सामने आता। सच्चाई की एक खासियत है, जैसे हर धर्म में बोला गया ना, धर्म में तो कोई बुराई नहीं होती, सभी धर्म समान, सर्व धर्म संभाव, सभी धर्म समान रूप से बातें करते हैं, सभी धर्म सच के लिए ही बातें करते हैं। सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है, इस पे ही आधारित है सभी धर्मों के मूल सिद्धांत, चाहे वो जैनिज्म हो, ब्राह्मणिज्म हो, सॉरी हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, वो इन्हीं पर ही आधारित है। तो क्या है कि कोई भी ट्रुथ अपने आप तो वो मतलब पिक्चर में नहीं आएगा, सच तो अपने आप सामने नहीं आएगा। वो कैसे सामने आएगा? जब आप और मैं एक संवाद करें, एक थोड़ा सा डिबेट करें, उस पर विवाद ना करें, थोड़ा सा डिबेट करें, उस पर बहस करें, थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स, उसके बीच फिर वो सच सामने आएगा। जैसे कि अभी किसान बिल को एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि गवर्नमेंट और किसान आमने सामने बैठे डिबेट करें। चले गवर्नमेंट किसान ने नहीं किया, किसानों के तो कई सारे हिमायती संसद में है ना, तो विंटर सेशन होना चाहिए था। या जब बिल पारित किया गया, आपने 20 सितंबर 2020 को इस बिल को पारित करा लिया, वॉइस वोट से ही आपने इसको पारित करा लिया, राइट, नंबर्स के खेल से आपने इसको पारित करा लिया। लेकिन डेमोक्रेटिक सेंस में तो ये सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि इस पर डिबेट ही नहीं हुई। इतना बड़ा बिल लेके आप आए हैं, 3 बिल आप लेके आए हैं, तो इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, डिबेट नहीं हुई। अब डिबेट नहीं होगी तो सच सामने कैसे आएगा? तो अब सच घूम रहा है, ये प्रोटेस्ट इसी में चल रहा है। एक बार सच सामने आ जाए कि ये करेगा रिफॉर्म्स की नहीं करेगा, तो सब खत्म हो जाएगा मामला, है कि नहीं है? तो सच जो है अपने आप तो सामने नहीं आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए डिबेट चाहिए। उसके डिबेट के लिए फिर कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस तरीके की चीजों को अलाउ कर सकती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आई बात आपको समझ में? तो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल। दूसरे गवर्नमेंट नहीं करेंगे, ऑटोक्रेटिक, मोनार्की, ये सब नहीं करेगा, बिकॉज वो तो जो सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं, उन्होंने तो आप पे थोप दिया अपना डिसीजन। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ये नहीं ना, डेमोक्रेसी में तो हमने जिनको बिठाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेमबल से निकल के आता है वो। वी कैन नॉट स्टिल लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कॉन्स्टेंट्स। अब मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स कह देने से आप फ्रीडम को डिफाइन नहीं कर सकते। हम एक ऐसे समाज में नहीं रह सकते, एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां पे रूल्स रेगुलेशंस ना हो, वरना तो जो इंसान के मर्जी में आएगा वो करता चला जाएगा और सब कुछ कियोस कर देगा। दैट इज नॉन एज नेगेटिव फ्रीडम। आगे देखेंगे अगली स्लाइड में, नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम का डिफरेंस देखेंगे। वी नीड सम कंस्ट्रेंट्स एल्स इट विल मेक अ chaos. फॉर दिस वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज। अब इस चीज से बचने का तरीका क्या है कि क्योस ना मचे, कंस्टेंट्स भी अच्छे खासे रहे, समय सब बिल्कुल बढ़िया चले। तो सबसे पहली बात है कि सोसाइटी को थोड़ा सा टॉलरेंट करना पड़ेगा, राइट। टॉलरेंस इज नेसेसरी। आप अगर किसी का व्यू सुन रहे हैं तो आप उसको पूरे अच्छे से सुने, और अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप फिर बोले सॉरी सर, आई एम नॉट एग्री विद यू, और आई कंप्लीटली डिनाई इट ड्यू टू दिस 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 ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो इस तरीके से सब, इसमें क्या होगा कि आपने अपने पक्ष रखे, उन्होंने अपने पक्ष रखे, आप उससे सहमत नहीं थे, कोई बात नहीं, ये चलता है, डेमोक्रेसी है, आप अपने व्यूज रख सकते हैं, मैं अपना व्यूज रख सकता हूं। लेकिन उस पर फिर हेट फैलाना, उस पर गालियां देना, उनको मारना कि नहीं मैं ही सही हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ये गलत है, राइट। तो हर एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, एंड डोंट अटेम्प्ट टू इम्पोज आवर व्यूज ऑन अदर्स। अब मैं आपको यहाँ फ्रीडम की जो डेफिनेशन बता रहा हूं,
जरूरी नहीं है कि आप इसको माने, आपके हिसाब से फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। आप बिल्कुल फ्रीली हैं, कमेंट थ्रेड में आपका स्वागत है, आप स्वागत कीजिए, बताइए कि क्या गलती हुई यहाँ पे बताने में, आप उसको पोस्ट कीजिए, या आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इस सेशन के शुरुआत में, ये जो शब्द है ना फ्रीडम, इसका दायरा बहुत बड़ा है, ये ऐसा वैसा शब्द नहीं है। अगर आप इसे इंटेलेक्चुअल वे में सोचेंगे तो, और थिंकिंग के लेवल पे एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो इसमें बहुत बड़ा दायरा है। और इसके लेके बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, महात्मा गांधी हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गया, नेल्सन मंडेला हो गए, आपके आंग सा सूची हो गई, ये सब के सब ने बहुत काम किया है इस पे, राइट। दे आर द चैंपियंस ऑफ द फ्रीडम। तो इस वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सिर्फ महज एक वर्ड नहीं है, इससे एक सोसाइटी का एक डोमेन पिक्चर में आता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम। अब हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में क्या है, जब सीए लाया गया था तो संसद में भी इसकी बातचीत हुई थी, इस वर्ड को लेके आया गया था। खुद देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, संसद में इस्तेमाल किया था, और वो वर्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हर फंडामेंटल राइट, आपको मालूम है फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, they have some kind of a reasonable restrictions, कुछ restrictions है उन पे, that is a restriction capable of being defended by the person। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब आप पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब आप तो निकाल ही नहीं सकते, आप डिफेंड कर सकते हो उन चीजों को, राइट। वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन सिंस सच अ हैबिट इज डेट्रीमेंटल टू फ्रीडम। बार बार आप इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं लगा सकते। और देखिए क्या होता है कि कुछ सोसाइटी को अपने आप ही इवॉल्व होना पड़ता है, क्या काम किया गया है, क्या मतलब त्रुटि हुई है, क्या आपने ऐसा सोसाइटी में गलत काम किया है, उसके लेवल को भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और वहां रात के 10 बजे कोई बहुत तेज आवाज में गाने चला दे, डीजे बजा दे, पार्टी मनाए, तो बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऑफिस गोइंग भी होंगे, राइट, कुछ मतलब किसी को अपना मतलब सोना होगा, किसी को सुबह कहीं की ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी होगी, कुछ ना कुछ मतलब रहेगा, तो वो लोग परेशान होंगे। अब महज कि उसने 10 बजे के बाद से गाना चला दिया, आप उसके लिए उसको सजाए कैद तो नहीं दे सकते ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो आप नहीं कराएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो सामने आए, उसके पास जाए और डिसअप्रूव करें। तो जो भी चीज की जा रही है, तो ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब वो बंदा बोले कि नहीं ये तो मेरी फ्रीडम का वायलेशन है, तो ये कहाँ की फ्रीडम है, दैट इज नॉट अ फ्रीडम, ये वो फ्रीडम ही नहीं है कि तुम बोलो कि मेरे फ्रीडम की वायलेशन है, मैं रात के 11 बजे गाना नहीं चला सकता। देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और उसको लेके कि उसको कैसी सजा मिलेगी उससे, या कैसे उसको हम इम्पोज करेंगे उस रिस्ट्रिक्शंस को, इसके भी दायरे हैं कि कैसे सोसाइटी अपने आप करेगी सोशल डिसअप्रूवल, या फिर एनफोर्सिंग द लॉ, कानून को लेके आएगी बीच में, फिर उसको फिर उस हिसाब पे पूरा डिपेंड करता है। मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया दैट इनवायलेबल एरिया डिफाइंड एज नेगेटिव फ्रीडम। तो मिनिमम जो नेगेटिव फ्रीडम है वो बात करता है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की, कि आप जो है बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब ही मत करो, दैट इज टॉक अबाउट नॉन इंटरफेरेंस, दैट इज टॉक अबाउट नेगेटिव फ्रीडम। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने गाड़ी ले ली बहुत सारी, राइट, अब आप ले सकते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, आप गाड़ी का आपका शौक है, अपने गाड़ियां कार्स आपने ले ली है। अब आपने कार ले ली 5-10, ठीक है, 5-10 तो आप चलाएंगे नहीं, 5-10 गाड़ियां आपने ले ली, अब आप उससे खूब मतलब चला ही जा रहे हैं और एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, और इवन पॉलिसी मान लीजिए लागू है कहीं पे, उसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर आप ये हवाला ले रहे हैं कि ये मेरी एक फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये जो फ्रीडम है आपकी ये नेगेटिव फ्रीडम है। ये आप चाह रहे हैं कि मिनिमम एरिया ऑफ मतलब मुझे कोई इंटरफेयर ही ना करे मेरे मामले में, जो भी करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एनवायरनमेंट पिक्चर में आएंगे, दूसरे लोग पिक्चर में आएंगे। फिर यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट का एक वो आता है हार्म प्रिंसिपल, कि आपकी फ्रीडम तभी तक फ्रीडम है जब तक वो दूसरों को अफेक्ट ना करे। अगर मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और वो मुझे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर तो मैं तो एक्सटर्नल अथॉरिटीज के पास जाऊंगा ना अपने आप को बचाने के लिए, राइट। तो यहां पर फिर पॉजिटिव फ्रीडम की बातें आती हैं। तो नेगेटिव फ्रीडम का मतलब आप समझ गए कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयर, मतलब कि वो कुछ भी करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। वाइल पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल बाय इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन पर्सनल एंड सोशल डोमेन्स। अब पॉजिटिव फ्रीडम का क्या मतलब है कि आपको आगे बढ़ने की पूरी आजादी है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, आपके साथ किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी तरीके से आपके साथ कोई मतभेद नहीं होगा।
आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप बढ़िए। सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। ज्योतिबा राव फुले इसके एग्जाम्पल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप ले लीजिए, वो अखबार बेचते थे। अगर मान लीजिए कि उनको सोसाइटी आगे नहीं बढ़ने देती, तो क्या वो राष्ट्रपति बन जाते भारत के? नहीं बन जाते। तो उन्होंने जो अपनी पोटेंशियल जो थी उसको निखारा, अपनी क्रिएटिविटी को निखारा और आगे जाके सक्षम बने और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, भारत का भी नाम रोशन किया, सोसाइटी को बेहतर बनाया। दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फ्रीडम, राइट? पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स दैट वन इज फ्री इन सोसाइटी टू मेक दैट सोसाइटी बेटर, वाइल नेगेटिव फ्रीडम ओनली कंसर्न्स विद देयर नॉन इंटरफेरेंस, कि मैं बस अपने से मतलब रखता हूं, बाकी चीजें जाए भाड़ में, राइट? राइट टू डेस्ट्रॉय एनवायरमेंट इज माय पर्सनल फ्रीडम, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन नेगेटिव फ्रीडम में ये बातें होती हैं। अब क्या नेगेटिव फ्रीडम पूरी तरीके से गलत नहीं है? इंडिविजुअल थॉट्स जो है, नेगेटिव फ्रीडम जो है इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत बढ़िया है। जो ये नेगेटिव फ्रीडम है ना, इट वर्क्स फॉर मोर एफिशिएंट वे फॉर इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन जहां पर कलेक्टिव की बात आती है, कलेक्टिव पीपल, किसी कम्युनिटी की बात आती है, वहां पर ये चीजें जो है गलत साबित हो जाती हैं। तो इनके बीच में एक तालमेल होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव फ्रीडम कंप्लीटली गलत है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। इनके बीच में एक तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात इंडिविजुअल और कलेक्टिव पर्सनैलिटीज की है, राइट? तो ये देखा हमने कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है क्या, रैंकिंग क्या आई भारत की। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताइएगा। कुछ चैंपियंस ऑफ फ्रीडम को भी समझते हैं। नेल्सन मंडेला, इनकी किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने अपने जीवन के कीमती वर्ष फ्रीडम के लिए अपार्थीड से लड़ते हुए साउथ अफ्रीका में जेल में बिताया। वो कीमती वक्त जहां पर आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते कि हम एक रूम में बैठ के, एक जेल में बैठ के बंद रहेंगे और सब कुछ मतलब भूल जाएंगे कि बाहर क्या चल रहा है, मेरे दोस्त लोग कैसे हैं, मेरे घर वाले कैसे हैं। तो ये कीमत उन्होंने इस फ्रीडम के लिए अदा की है। आंग सा सूची, द ओनली रियल प्रिजन इज फियर एंड द ओनली रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये इनकी बुक है, ऐसे का नाम है, इनकी किताब है ऐसे से भरी हुई, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सा सूची, राइट? इन्होंने भी मतलब काफी महात्मा गांधी जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इसके बाद नेक्स्ट इज हिंद स्वराज। अब ये जो वर्ड है ना स्वराज, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ेंगे, उसमें वेरियस वेरियस एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। स्वराज का मतलब होता है स्व प्लस राज। स्व मतलब सेल्फ और राज मतलब रूल, सेल्फ रूल, राइट? सेल्फ रूल की ये बातें करते हैं। तो ये सेल्फ रूल की जो ये जो चीजें हैं, क्योंकि गांधी जी का भी कहना था कि जब तक हम लोग सेल्फ रूल करना नहीं सीखेंगे तब तक रियल फ्रीडम आएगी नहीं। सेल्फ रूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेल्फ रूल आप तभी कर पाएंगे जब उसमें किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो, क्योंकि अगर वायलेंस वहां पे मिक्स हो गया तो दूसरे लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। वंस यू गेट वायलेंट देन द अदर पीपल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। आप वायलेंट ही नहीं हो रहे हैं तो दूसरा पीपल आपको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, राइट? यही बातें तिलक ने भी कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। तो दीज आर द सम चैंपियंस ऑफ फ्रीडम। इनकी कुछ किताबों का भी नाम याद रखें, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल में तो है ही है इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, तो कल के सेशन में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे जो लिया था उसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की हमने बातें की थी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का एक सवाल आपसे पूछा था और उसका जो करेक्ट आंसर आप में से कई लोगों ने दिया नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर लाए जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है? कि इनका मतलब होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था क्या था, दे आर द रजिस्टर्स, जहाँ पे सारे मतलब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड के नाम लिखे गए हैं। इसमें क्या होता है? चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसको देखते हुए उसको उस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है। कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, पिछले सेशन में बता चुका हूं। आप में से अगर कई लोगों ने उस सेशन को नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, सेशन को लाइक जरूर कीजिए। आज हम कोई क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं ले रहे हैं, कल हम क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे, राइट? कल 2 क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, पॉजिटिव कमेंट्स करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ऐसे ही मिलते रहेंगे। टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।